आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट पार्ट 4 पार्ट ए। तो अब तक हमने डिस्कस करा कि डेवलपमेंट क्या होती है, इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, वर्ल्ड बैंक कैसे करेक्टराइज करता है कि कौन सी कंट्रीज़ अमीर है, कौन सी गरीब है, किस देश में ज़्यादा विकास हुआ है, किस में विकास अभी शुरू नहीं हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पर कैपिटा इनकम की क्या लिमिटेशंस होती है, क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि यूएनडीपी क्या होता है। यूएनडीपी मीन्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आप कहोगे यूनाइटेड नेशंस क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ आपस में युद्ध कर रही होती है, तो हम उसको विश्व युद्ध बोलते हैं। तो जब काफ़ी सारी कंट्रीज़ आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ कर रही थी और बहुत डिस्ट्रक्शंस हो रही थी, शांति को खतरा पैदा हो गया था, तो कुछ कंट्रीज़ ने सोचा कि हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए ऐसा जो कि शांति को प्रमोट करे और पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट को फोकस करे, यानी कि इंसानियत की विकास के लिए काम करे, ना कि किसी पर्टिकुलर देश के विकास के लिए काम करे। तो यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुई थी उसके बाद, और यूनाइटेड नेशन का क्या काम था कि पूरे देश में शांति बनी रहे, पूरे दुनिया में शांति बनी रहे, हर देश आपस में अच्छे से रहे, किसी में आपस में विश्व युद्ध को प्रमोशन ना हो, उनको रोका जाए और कोई भी किसी पे दादागिरी ना कर सके, कोई भी देश। यूएनडीपी का मेन फोकस क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। यूएनडीपी जो यूनाइटेड नेशंस है, उन्होंने अपने नीचे एक फॉर्मेशन करी, यूनाइटेड नेशन एक प्रोग्राम बनाया, उसका नाम रखा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंडर जो यूनाइटेड नेशन था, उन्होंने क्या कहा कि हमें पूरे दुनिया में ये देखना चाहिए कि जो इंसान है वो कितने डेवलप है, हर कंट्री में कितनी डेवलपमेंट हो रखी है इंसानों की। तो जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम के तहत जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इन्होंने 3 बेस लिए थे जिससे ये करेक्टराइज करते थे कि कोई कंट्री में डेवलपमेंट है, कितनी है और कम है या ज़्यादा है। एजुकेशन पहला जो क्राइटेरिया था यूएनडीपी का नापने का कि कोई देश डेवलप्ड है या नहीं है, वो था एजुकेशन। जितनी ज़्यादा एजुकेशन की परसेंटेज हाई होएगी एक देश में, तो उसको उतना ही डेवलप्ड माना जाएगा। दूसरा हेल्थ, जितने ज़्यादा लोग स्वस्थ होंगे एक देश के, उसको उतना ही डेवलप्ड माना जाएगा। तीसरा फैक्टर मनी, जितना ज़्यादा एक देश में रहने वाला इंसान पैसा कमाएगा, जितनी ज़्यादा देश की इनकम होएगी, जितना देश अमीर होएगा, उसको बोला गया है थर्ड कंपोनेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट डेवलपमेंट का। तो कौन से 3 कंपोनेंट्स है? एजुकेशन, हेल्थ एंड मनी। यूएनडीपी के अकॉर्डिंग ये 3 कंपोनेंट्स है जो कि डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। एक इंसान की डेवलपमेंट के लिए सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई अमीर है तो वो किसी काम का नहीं अगर उसकी हेल्थ नहीं है और वो पढ़ा लिखा नहीं है, और वो पढ़ा लिखा किसी काम का नहीं जिस पे पैसा नहीं है और हेल्थ नहीं है, और वो हेल्दी इंसान, स्वस्थ इंसान किसी काम का नहीं जिस पे पैसा नहीं है और वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जिससे एक देश का, जिससे सारे देशों को यूएनडीपी कंपेयर करता है और उसे रैंक देता है कि ये देश इन 3 कंपोनेंट में ऊपर है और ये नीचे हैं। ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, एक बड़े लेवल का कंसेप्ट है। जबकि जो वर्ल्ड बैंक था, अब वर्ल्ड बैंक क्या था और क्या सब था, वो सब मैंने पार्ट 2 में बताया है, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देखें। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसका सिर्फ जो कंपोनेंट है ये कंपेयर करने का कंट्रीज़ को कि कौन सी कंट्रीज़ डेवलप्ड है और कौन सी कंट्रीज़ डेवलप्ड नहीं है, वो सिर्फ इनकम के बेस पे करता था, पैसों के बेस पे। जिस देश में लोग ज़्यादा पैसा कमाते थे उस देश को वो ऊपर रखता था और बाकी कंट्रीज़ को नीचे रखता था। जबकि यूएनडीपी ने इस बात का साफ समर्थन किया है कि सिर्फ पैसे से ही किसी कंट्री को ये नहीं कहा जा सकता कि वो कंट्री डेवलप्ड है।
इसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये पता लगाने के कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या नहीं। ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है क्योंकि इससे पता चलता है कि इंसान जो है वो डेवलप्ड है। एक इंसान को डेवलप्ड तभी कहा जाएगा जब वो पढ़ा लिखा होएगा, जब वो स्वस्थ होएगा और जब वो अमीर होएगा, पैसे होंगे। तो यूएनडीपी कंट्रीज़ की रैंक करती है क्योंकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सिर्फ कंट्रीज़ की रैंक करती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंपोनेंट। जिस कंट्रीज़ में ये 3 फैक्टर सबसे ज़्यादा होंगे उसको ये आगे रैंक करेगी, और जिस कंट्रीज़ में तीनों फैक्टर एजुकेशन, हेल्थ और मनी पीछे होंगी, यानी कि जिस देश में स्वास्थ्य जो लोग हैं वो स्वस्थ नहीं होंगे, एजुकेशन पढ़े लिखे नहीं होंगे, और मतलब वहाँ लोगों को गरीबी होएगी और अनएम्प्लॉयमेंट होएगी, बेरोज़गारी होएगी, उन देशों को वो पीछे कंसीडर करता है। जो यूएनडीपी है उन्होंने 189 कंट्रीज़ को रजिस्टर कर रखा है जिसको वो रैंक करता है। मतलब 189 कंट्रीज़ को वो रैंक देता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है। वो इनको रैंक देता है फ्रॉम 1 to 189 कंट्रीज़, क्योंकि अभी तक 189 कंट्रीज़ है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अब आपके मन में आ रहा होगा कि इंडिया कौन सी रैंक पे है, तो इंडिया 130 रैंक पे है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर यूएनडीपी। अब एचडीआई क्या होता है ये हम आगे स्टडी करते हैं। तो एचडीआई क्या होता है? एचडीआई का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन यानी कि इंसान, डेवलपमेंट यानी कि विकास, और उसको नापने के लिए जो इंडेक्स बनाया जाता है उसको बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने बनाया? यूएनडीपी ने। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये किसके नीचे काम करता है? यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो यूनाइटेड नेशन है उनका मानना है कि देश में हमें विकास को प्रमोट करना चाहिए, हर देश में, वर्ल्ड लेवल पे, यानी कि वो सारे देशों को ये चाहता है कि वो विकास करे और वो इस चीज़ को समझे कि ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये मेजर करता है कि कौन से देश में ज़्यादा डेवलपमेंट है, किन बेसिस पर, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये किसके अंडर काम करता है? यूएनडीपी पे। और यूएनडीपी के जो कंपोनेंट्स है उसके हिसाब से ये रैंकिंग करता है कि कौन सी कंट्रीज़ 1 है, कौन सी 2 है, आउट ऑफ 189 कंट्रीज़ अब तक टोटल रजिस्टर्ड है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये एलिमिनेट कर देता है वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया को। वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया था पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, और जिसको नहीं समझ आए वो पार्ट 2 देखे, और अभी मैं फिर दोबारा आपको समझा दूँगा। फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो क्या करता है? वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया को एलिमिनेट कर देता है। वर्ल्ड बैंक क्या करता था? वो भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वो हर कंट्री की ये देखता था कि वहाँ हर कंट्री में रहने वाला कितना पैसा कमाता है, और फिर वहाँ का जिस कंट्री में लोग ज़्यादा पैसा कमाते थे वो उसको क्या कहता था कि ये कंट्री विकास कर चुकी है। जिस कंट्रीज़ में कम पैसा कमाते थे वो कहते था ये कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड है। लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसका मानना है कि सिर्फ पैसा ही नहीं वर्क करता एक कंट्री को डेवलप्ड कहने में या डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कहने में। तो जो एचडीआई है वो एलिमिनेट करता है वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया ऑफ रैंकिंग कंट्रीज एज इकोनॉमिकली डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम ओनली। जो वर्ल्ड बैंक है वो सिर्फ कंट्रीज़ को पर कैपिटा इनकम के बेस पर कैटेगराइज करता था कि जिस कंट्री में लोग एवरेजली ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं वो उन कंट्रीज़ को डेवलप्ड कहता था। लेकिन जो एचडीआई है वो क्या कहता है? वो कहता है कि सिर्फ पैसों के बेस पे हम किसी कंट्री को ये नहीं कह सकते कि वो कंट्री डेवलप्ड है। उसका मानना है कि पैसों के अलावा एजुकेशन और हेल्थ ये 2 फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे स्टडी करते हैं। अब हम देखते हैं, हमने तो पढ़ लिया कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो वर्ल्ड बैंक की कमी को दूर करता है। वर्ल्ड बैंक क्या करता था? हमने आपको बताया कि वो पैसों के बेस पर डिवाइड कर देता था। जिन कंट्रीज़ में लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं वो कह देता था कि ये कंट्री आगे आएगी, ये उन कंट्रीज़ की रैंकिंग ऊपर होती है जिन कंट्रीज़ के मुकाबले जो कंट्रीज़ कम पैसा कमाती थी।
लेकिन जो HDI है उसका मानना है कि मैं उस हिसाब से रैंकिंग करूँगा जिस कंट्रीज़ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होएगी, लिटरेसी रेट अच्छा होएगा, पर कैपिटा इनकम अच्छी होएगी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, ये चारों फैक्टर्स हम डिटेल में स्टडी करते हैं। फ़िलहाल के लिए आप समझ लीजिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जिन कंट्रीज़ में हेल्थ कंडीशंस अच्छी होएगी, लिटरेसी रेट का मतलब है जिस कंट्रीज़ में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, पर कैपिटा इनकम का मतलब है जिस कंट्रीज़ में लोग ज़्यादा पैसा कमाते होंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि जो यंगर पॉपुलेशन है, जो 1 साल से कम के बच्चे हैं, उनकी जो हेल्थ कंडीशंस है वो अच्छी होएगी। तो बेसिकली ये 4 फैक्टर्स ऐसे हैं HDI के अकॉर्डिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग, कि इम्पॉर्टेंट है किसी कंट्रीज़ को कम रैंक करने के लिए, ना कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम। अब हम इसे डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, जब कोई इंसान जन्म लेता है उस टाइम पर ये अनुमान लगाना कि ये जो पर्सन है ये लगभग इतने साल तक जी लेगा, तो हम उसको बोलते हैं लाइफ का अनुमान लगाना, यानी कि लाइफ की एक्सपेक्टेंसी का पता लगाना। हर देश के आंकड़ों के हिसाब से एनालिसिस करके निकाला जाता है कि उस देश में रहने वाला इंसान कितने साल तक अनुमानित तौर पर जिएगा। जिस देश का अनुमानित जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो सबसे ज़्यादा निकाली जाती है, उस देश को HDI क्या कहता है कि इस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, यानी कि यहाँ की हेल्थ कंडीशंस अच्छी है, यहाँ की इन्वायरमेंट कंडीशंस अच्छी है, यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी है, यहाँ की एजुकेशन लेवल अच्छा है। तो जो जापान है वो मतलब हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लगभग 84 to 85 ईयर्स वहाँ हर इंसान जीता है। जो इंडिया है वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 68-69 ईयर्स है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको क्लियर हो गया। ये जब कोई बच्चा किसी जगह पे पैदा होता है किसी भी एरिया में, तो उस एरिया का एनालिसिस के अनुमान से ये अनुमान लगाया जाता है कि उस जगह में ये रहने वाला बच्चा जो है ये कितने एज तक ज़िंदा रह सकता है, या इसकी एज लाइफ कितनी होएगी। लाइफ यानी कि उम्र यानी कि ज़िंदगी कितनी साल ये जी सकता है। तो इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग 69 ईयर्स के करीब है, और जो जापान है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 84 है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो ऑटोमेटिकली जापान को इंडिया से बहुत हाई रैंक देगा इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लिटरेसी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होता है, एक देश में 7 साल या उससे ऊपर की एज वाले लोगों की पॉपुलेशन जो कि पढ़ी लिखी है, इन कंपैरिजन उसको कंपेयर करा जाता है, डिवाइड करा जाता है उन लोगों से जो कि उसी देश में 7 साल और उससे ऊपर की उम्र वाले लोग हैं, टोटल लोग। तो इसका अगर एग्ज़ाम्पल दिया जाए तो आप इसका एग्ज़ाम्पल लो कि एक देश में 150 लोग रहते हैं और उसमें से 100 लोग ऐसे हैं जो कि 7 साल और उससे अबव एज ग्रुप है, और जो बाकी 50 लोग हैं वो 7 साल से छोटी उम्र के हैं, तो हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। 7 साल और जो 7 साल से ऊपर की एज वाले ग्रुप वाले लोग हैं वो है कितने, 100 लोग। और उसमें से जो एजुकेटेड है 7 ईयर्स और अबव एज ग्रुप्स में जो एजुकेटेड है वो है 70 लोग। 100 में से 70 लोग ऐसे हैं उस एज ग्रुप के 7 to अबव एज ग्रुप जो कि पढ़े लिखे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है या लिटरेसी रेट है वो कितना है, 70% है। तो लिटरेसी रेट क्या होता है, ये रेशो होती है लिटरेट पॉपुलेशन की, पढ़े लिखे लोगों की पॉपुलेशन का अंदाज़ा निकाला जाता है। कैसे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं 7 साल या उससे अबव एज ग्रुप के इन कंपैरिजन टू टोटल पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 7 ईयर्स और अबव। अब हम आते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि वो जितने भी बच्चे जो कि 1 साल के
अंदर 1 साल की एज, मतलब न्यू बॉर्न बेबीज़ जो कि 1 साल की एज कंप्लीट होने से पहले ही मर जाते हैं, इन कंपैरिजन ऑफ 1000 न्यू बॉर्न बेबीज़। यानी कि 1000 बच्चे पैदा होते हैं और 1 साल के अंदर उसमें से जितने परसेंटेज उसमें से मर जाते हैं बच्चे, तो वो आ जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका अगर एग्जांपल दिया जाए तो आप इसका एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो। मान लो 1000 बच्चे एक पर्टिकुलर एरिया में बॉर्न हुए, न्यू बॉर्न बेबीज़, और उसमें से मान लो 50 बच्चे 1 साल के अंदर उनकी डेथ होगी, तो हम क्या कहेंगे यहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? लगभग 50, हम बोलेंगे 50 इन कंपैरिजन ऑफ 1000 लाइफ न्यू बॉर्न बेबीज़। हम क्या बोलेंगे कि जो मतलब 1000 न्यू बॉर्न बेबीज़ मतलब पैदा हुए, उसमें से 50 न्यू बॉर्न बेबीज़ 1 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1, कि वो बच्चे जो 1 साल का कंप्लीशन, 1 साल कंप्लीट होने से पहले मर जाते हैं, इन कंपैरिजन ऑफ 1000 लाइफ चिल्ड्रंस। किन के कंपैरिजन में? जो न्यू बॉर्न हुए हैं 1000 बच्चों, यानी कि 1000 न्यू बॉर्न बेबीज़ में से 1 साल के अंदर, मतलब 1 साल की एज कंप्लीट होने से पहले जितने बच्चे मर जाते हैं उसको कंपेयर करा जाता है और उसकी परसेंटेज को बोल दिया जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जिस देश में अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ होएगी, एजुकेटेड होंगे पेरेंट्स, और उनको ट्रीट करना आता होएगा कि कैसे हमें उनको मतलब बेबीज़ को हैंडल करना है, बेबीज़ को मतलब उनकी कैसे कंडीशंस, हेल्थ कंडीशंस को गुड रखना है, तो वो सारी कंडीशंस के बारे में पता चलता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको क्लियर हो गया। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया। मान लो 1000 बच्चे एक पर्टिकुलर एरिया में बॉर्न हुए और उसमें से 1000 में से 50 बच्चों की 1 साल के अंदर डेथ हो गई, तो हम क्या कहेंगे? वहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? 50:1000, यानी कि 50 बच्चे मर गए, 1000 बच्चों में से, 1000 न्यू बॉर्न बेबीज़ में से 50 बच्चों की डेथ हो गई। जिस देश का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होएगा तो वो देश HDI के अकॉर्डिंग रैंक में नीचे जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चलता है। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होएगा तो वो अच्छा होएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए अच्छा होएगा, यानी कि वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी है, क्योंकि कंपैरिजन करा जाता है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है अगर वो ज़्यादा होएगा इन कंपैरिजन ऑफ 1000 लाइफ बच्चों के, लाइव न्यू बॉर्न बेबीज़ के कंपैरिजन में, तो ज़्यादा होएगा, तो क्या कहेंगे हम कि वो कंट्री जो हेल्थ फैसिलिटीज़ में है वो पीछे होगी, HDI रैंकिंग में भी पीछे जाएगी। और अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है तो वो कंट्रीज़ हाई रैंक करेगी HDI के अकॉर्डिंग। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी बोल दिया जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा पार्ट 2 वीडियो का ज़रूर देखें, उसमें पर कैपिटा इनकम को बहुत डिटेल में मैंने समझा रखा है। पर अभी के लिए मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ आपको एक बारी, पर शॉर्ट में ही समझाऊँगा। पर कैपिटा इनकम आपको पता है कि कोई भी काम के बदले जो पैसा मिलता है उसको इनकम बोलते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? ये गिवन एरिया की इनकम होती है। हमें एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया गिवन किया जाता है। जो गिवन एरिया है वो एक छोटा सा एरिया भी हो सकता है, एक स्टेट भी हो सकता है और एक कंट्री भी हो सकती है। तो पर कैपिटा इनकम का एक फॉर्मूला है, टोटल इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, स्टेट या कंट्री। जो भी हमें एरिया दिया हुआ है उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका वो कितना पैसा कमाते हैं टोटल, यानी कि हर इंसान की इनकम को प्लस कर दिया जाता है जितना भी हमें गिवन एरिया दे रखा है, और जितने लोग उस एरिया में, उस स्टेट में या उस कंट्री में रहते हैं उससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमारी पर कैपिटा इनकम आ जाती है। इसका एग्जांपल अगर दिया जाए तो मान लो इंडिया है, उसमें 135 करोड़ लोगों के करीब पॉपुलेशन है। अब 135 करोड़ लोगों की जो पॉपुलेशन है वो जितना पैसा कमाती है इंडिया में,
उसको डिवाइड कर दिया जाता है उनकी पॉपुलेशन से। इंडिया में रहने वाली पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है? 135 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। तो टोटल पॉपुलेशन की इनकम को डिवाइड कर दिया जाता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द गिवन एरिया, रीजन, स्टेट या कंट्री से, और आप पे आंसर आ गया पर कैपिटा इनकम। तो जो HDI है, जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो हर कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकालता है इसी फॉर्मूले के थ्रू। वो हर कंट्री की जितनी भी टोटल इनकम है, जितने भी हर कंट्री में रहने वाले लोग हैं, उनकी अलग अलग इनकम निकालता है, उनको ऐड करता है और उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करके उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकाल लेता है, जिससे ये पता चल जाता है कि उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है, यानी कि वहाँ रहने वाला प्रत्येक इंसान लगभग कितना पैसा कमा रहा है। पर कैपिटा इनकम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि एक एवरेज इनकम देता है, ये इस बात का संकेत नहीं देता कि वहाँ हर एक इंसान एग्जैक्टली कितना पैसा कमा रहा है, ये एक एवरेज निकाल देता है। इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आप एग्जांपल कंसीडर करो, मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें 4 लोग रहते हैं A B C D, जिनकी टोटल इनकम लगभग 5,000 रुपये है। मान लो 5 लोग रहते हैं एक कंट्री में A B C D E और उनकी टोटल इनकम 5,000 रुपये है। तो हम टोटल इनकम कितनी है? 5,000 रुपये और टोटल पॉपुलेशन 5 लोगों की A B C D E, तो उसको डिवाइड करके हमारे पास पर कैपिटा इनकम कितनी आ गई? 1,000 रुपये। तो हमारी पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम कितनी होगी? 1,000 रुपये। लेकिन हमें ये नहीं पता कि A B C D E एग्जैक्टली कितना पैसा कमा रहे हैं। तो उसमें हम जब उनके आंकड़े देखे तो हमको पता चला कि जो A था वो 3,000 रुपये कमाता है, जो B था वो 500 रुपये कमाता है, जो D था वो 1,000 रुपये कमाता है, और जो C था वो तो कुछ भी नहीं कमाता, और जो E है वो भी 500 रुपये कमाता है। तो हमने ध्यान से देखा कि जो A है वो 3,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन जबकि जो C है वो तो 1 रुपया भी नहीं कमा रहा। तो A की इनकम फिर भी 1,000 रुपये आई और C की इनकम भी 1,000 रुपये आई। तो इसको बोलते हैं एवरेज इनकम निकालना। एग्जैक्ट इनकम नहीं होती है, एक तरीके का अनुमान लगाया जाता है एवरेज इनकम, लेकिन इससे ये पता चल जाता है कि कौन सा देश कितना अमीर है, कौन से देश में कितना लोग पैसा कमा रहे हैं। ऑटोमेटिकली जब A 3,000 से उसकी इनकम बढ़ गई, मान लो 5,000 होगी, तो ऑटोमेटिकली टोटल इनकम भी तो बढ़ेगी, तो पर कैपिटा इनकम भी तो बढ़ेगी। 5,000 से अब 7,000 होगी। मान लो जो C था जिसकी इनकम बिल्कुल ज़ीरो थी, वो अब 1,000 रुपये कमा रहा है, और जो B था उसकी भी इनकम 2,000 रुपये बढ़ गई। मान लो जो अब नई इनकम आई, टोटल इनकम आई जो 5 लोगों की, वो अब 10,000 होगी 5 से। तो एवरेज इनकम कितनी बढ़ गई? पर कैपिटा इनकम कितनी होगी बढ़ के? 10। पर कैपिटा इनकम कितनी होगी? 2,000, क्योंकि पॉपुलेशन तो उतनी ही रहेगी 5 लोगों की, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। तो इसलिए पर कैपिटा इनकम कंसीडर करने में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेवलपमेंट के लिए। जिस कंट्री की ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होती है उस कंट्री को हाई रैंक मिलती है, जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कम होती है उसको लो रैंक मिलती है।